हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर जो आपके फर्स्ट टर्म में आ रहा है, और वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, पहली बात कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that provides a systematic record of all the economic transactions between resident of a country and rest of the world in a given period of time। ठीक है, अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। पहली चीज़, BOP मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। पहली बात ये है अकाउंटिंग स्टेटमेंट। जैसे हम अकाउंटिंग सेंस में हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, तो एक रिकॉर्ड है बेसिकली। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स, क्या क्या मिलता है आपको उसके अंदर। ये एक रिकॉर्ड है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? कुछ भी लेना देना किसी से जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, आपने कुछ बाहर भेजा, कुछ आपके पास आया, उन्हें हम जो भी प्रॉफिट मोटिव के लिए हम लोग करते हैं उसे बोला जाता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। बिटवीन किसके बीच में? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये हम अपने कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी सारे वर्ल्ड, इंडिया को छोड़ के बाकी सबके साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारी होंगी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आएंगी, इवन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो वो जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो होता है मोस्टली आपका 1 ईयर ही होता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर साल में आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ करी है, किसी भी कंट्री के साथ, उन सब का जो रिकॉर्ड होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। पहली चीज़। अब ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कैसी होती हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आपकी, जैसे पहले बोलेंगे विजिबल आइटम्स, ऐसे आइटम्स जिनको आप देख सकते हैं। जैसे कोई भी गुड्स एंड आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई सामान जा रहा है बाहर या आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो आप उसको देख पा रहे हैं, तो विजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स, ऐसे आइटम जिनको आप देख नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज जिनको आप छू नहीं सकते। ठीक है, तो और विजिबल नहीं है, तो उन्हें हम इनविजिबल आइटम्स बोलेंगे। जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करना कोई। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स होते हैं जो आपने यहाँ से कुछ ट्रांसफ़र किया या बाहर से कुछ आपके पास आया, कुछ भी ट्रांसफ़र हुआ, कोई गिफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी जिसके बदले में आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो दैट में बी अ गिफ्ट, रेमिटेंसेस, डोनेशंस, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, उन्हें यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स बोलते हैं। या कैपिटल ट्रांसफ़र्स, कैपिटल ट्रांसफ़र होते हैं जैसे कि आपका अगर आपने कहीं कुछ बोरो किया, कुछ मनी, ठीक है, या आपने कोई से अपनी एसेट थी उसको बेच दिया, उसके बदले में आपको पैसा मिला, तो वो कैपिटल ट्रांसफ़र में आपकी रिसीप्ट होगी जिसमें आपके पास मनी आया है। ठीक है, और पेमेंट, आपने कुछ लोन दिया हुआ था, उसको पेमेंट आपने करी है, लोन जो पहले लिया हुआ था, तो वो कैपिटल रीपेमेंट पेमेंट के अंदर आ गया। या फिर आपने कोई एसेट परचेज़ की तो आपके पैसा बाहर चला गया। ठीक है, तो वो पेमेंट्स में आ जाएगा। तो ये कैपिटल ट्रांसफ़र के अंदर आते हैं। तो क्या क्या आया इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में? विजिबल आइटम जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनविजिबल आइटम जैसे सर्विसेज जिनको ना देख पाते हैं ना छू पाते हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र जो 1 वे होते हैं खाली, ठीक है, जिनके बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि मिलेगा। और कैपिटल ट्रांसफ़र जैसे कैपिटल का मूवमेंट जिसमें होता है, जैसे आपने कुछ बोरो किया या कुछ बेचा, उसके बदले पैसा आया तो रिसीट, और आपने पे किया तो पेमेंट्स। तो ये हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इसके लिए बोला गया है। दूसरी बात, इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एक साल में देख रहे हो कि एक साल में हमारी क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितनी रिसीप्ट्स आई हैं, कितनी पेमेंट आई हैं, तो इसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ठीक है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है जब कोई एक पर्टिकुलर डेट पे हम कोई चीज़ देख रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है आपके पास। ठीक है, जब हम किसी पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि उसमें कितना आया गया, उसे फ्लो कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, ये MCQ के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है आपका। ये क्लियर हो गया। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ये तो पता चल गया, इसमें हम रिसीप्ट्स और पेमेंट्स रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बेसिकली स्ट्रक्चर में आप बोलेंगे कि BOP यूजेस डबल एंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ROW इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो इसमें भी आपकी क्या होता है, 2 साइड होती हैं। एक होता है, एक मान लीजिए आपने एक बना डबल एंट्री सिस्टम है जहाँ पे आप एक तरफ डेबिट साइड लिखेंगे, एक क्रेडिट साइड होगी। एक तरफ आप जितनी भी आपके पास पैसा आ रहा है उन सबको हम बोलेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, वो इनफ्लो,
पैसा आने का, जैसे आपने बोरो करा, एसेट बेची तो पैसा आ गया, या कुछ सामान आपने एक्सपोर्ट किया तो पैसा आ गया, कहीं से गिफ्ट्स आपके पास आ गए, कोई सर्विसेज आपने दी उसके बदले पैसा, तो जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है वो सब क्रेडिट साइड में आएगा। और जितनी भी पेमेंट्स आपने करी हैं, जितनी भी, ठीक है, इन सब में जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं वो सब डेबिट साइड में आ जाएंगे। तो पहले क्रेडिट साइड इज़ प्लस जिसमें पैसा आ रहा है, और आउटफ्लो इज़ माइनस जहाँ पैसा जा रहा है। तो ये दो साइड्स इसके स्ट्रक्चर में आती हैं, ठीक है। अब है बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इकोनॉमिक सेंस नीड नॉट टू बी इक्वल। एक्चुअली हम जो अकाउंट्स में पढ़ते हैं तो ये देखा जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम में कि आपकी दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, इक्वल। पर एक्चुअली में जब हम इकोनॉमिक सेंस में देखें तो हमारे यहाँ पे आप देखोगे इकोनॉमिक सेंस में जो सामान हमारा पेमेंट्स और रिसीप्ट से ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हों, ठीक है। तो इट मे नॉट बी इक्वल, है ना। तब अगर ये इक्वल हुई, मान लो जितनी भी रिसीप्ट्स हैं आपके पास वो बराबर होती हैं आपकी पेमेंट्स के, ठीक है। अगर आपकी रिसीप्ट्स आर इक्वल टू पेमेंट तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड BOP, कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस्ड है। अगर मान लो आपके पास इनकम ज़्यादा हुई, इनफ्लो ज़्यादा हुआ और आउटफ्लो कम हुआ, इनकम ज़्यादा हुई और पेमेंट्स कम हुई, तो नेचुरली आपके पास सरप्लस BOP, यानी आपका पॉजिटिव साइड है कि आपका ज़्यादा प्रॉफिट आपको हुआ है। और अगर आपका रिसीट्स आपकी कम है, इनकम कम हुई है और पेमेंट ज़्यादा करी हैं तो आप डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है। तो तीन तरह की बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है, ठीक है। या तो इक्वल होंगी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, या रिसीट ज़्यादा होंगी, या फिर पेमेंट ज़्यादा होंगी। तो ये फिर उस हिसाब से सरप्लस या डेफिसिट या बैलेंस्ड आप इसको बोल सकते हैं, ओके। तो ये आप देख लें, सॉरी मैंने शायद वो पेज आपका इसमें हट गया था, तो आप इसका फ़ोटो भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपका टॉपिक वो आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड से हमारा मतलब क्या है, बेसिकली आप बोलोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें तो आप सारी रिसीट्स और सारी पेमेंट्स ले रहे हैं, विजिबल, नॉन विजिबल, कैपिटल, यूनिलेटरल सब लिया है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ विजिबल आइटम्स का होता है, सबसे मेन चीज़ तो आप यह ध्यान रखेंगे। तो एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बड़ी चीज़ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स कौन से होते हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं, ठीक है, टच कर पा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट में से अगर मैं इम्पोर्ट माइनस करती हूँ तो जो आंसर आएगा दैट इज़ योर बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब वो ज़रूरी नहीं है आपकी इम्पोर्ट आपका हमेशा कम हो एक्सपोर्ट से, तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आपके पास मनी आया है, तो दैट मीन्स सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ है, आपने ज़्यादा मंगाया है सामान और आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ी, तो दैट इज़ डेफिसिट, ठीक है। और एक्सपोर्ट जो होगा इसलिए वो क्रेडिट साइड में आता है क्योंकि उसमें पैसा आ रहा है आपके पास, और इम्पोर्ट आपका डेबिट साइड में क्योंकि पैसा गया है आपका। आप इस चैप्टर में हर चीज़ को डेबिट और क्रेडिट साइड में लेंगे। क्रेडिट इज़ फॉर पॉजिटिव इनफ्लोज एंड डेबिट इज़ फॉर नेगेटिव यानी आउटफ्लोज, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हम पढ़ रहे थे इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो तरह की ट्रांजैक्शंस बेसिकली होती हैं। एक होती हैं करंट अकाउंट के, आप दो अकाउंट बनाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है, एक ही अकाउंट नहीं होता। कुछ आइटम्स जो करंट अकाउंट में डाले जाते हैं और कुछ आइटम्स को आप कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। अब कौन से आइटम्स आपको करंट अकाउंट में डालने हैं, कौन से कैपिटल में डालने हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर वही कैपिटल और करंट दोनों में आपके डेबिट क्रेडिट दोनों में आपको आइटम्स लेने हैं। तो पहले हम करंट अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया। करंट अकाउंट के अंदर जाएंगी कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ जाएंगी कैपिटल अकाउंट के अंदर, और अभी हम पढ़ रहे हैं करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस। क्लियर। तो आज मैं आपका करंट अकाउंट का कंप्लीट कर देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे। तो करंट अकाउंट के अंदर कौन सी आती हैं। पहली चीज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, मर्चेंटाइज, ट्रांजैक्शंस और विजिबल ट्रेड। बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जो हैं, जो विजिबल आइटम्स हैं, वो इसके अंदर आएंगे। पहली चीज़ क्लियर, उनका चाहे एक्सपोर्ट हुआ हो चाहे इम्पोर्ट हुआ हो। एक्सपोर्ट हुआ तो पॉजिटिव है आपके लिए, इम्पोर्ट हुआ तो नेगेटिव चीज़ है आपके लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट को क्रेडिट में लेंगे, इम्पोर्ट को डेबिट में, क्योंकि एक्सपोर्ट में पैसा जा रहा होता है, एक्सपोर्ट में पैसा आ रहा होता है, इम्पोर्ट में जा रहा होता है, ठीक है।
विजिबल आइटम्स ले लिए। नेक्स्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम इनविजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, जैसे शिपिंग हुई, बैंकिंग हुई, इंश्योरेंस हुआ, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड हुई हैं। तो इन सब से भी जो एक्सपोर्ट हुआ पैसा आएगा उससे, अगर आपने दी हैं सारी सर्विसेज तो पैसा आया तो क्रेडिट साइड, और पैसा गया इसमें क्योंकि आपने ली हैं सर्विसेज तो वो डेबिट साइड में। इनविजिबल आइटम्स भी होगा, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम। अभी हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, ऐसे ट्रांसफ़र्स जो वन वे होते हैं, जिनके बदले में कोई सर्विस नहीं मिली होती है, जैसे गिफ्ट्स, डोनेशन, रेमिटेंसेस। अब ये अगर आपने दिए हैं बाहर दूसरे कंट्री में, आपने यूनिलैटरल ट्रांसफर्स करे हैं, तो यानी एक तरह से पैसा गया है तो वो आपके डेबिट साइड में आएगा। और आपको अगर ये सब मिला है ट्रांसफ़र, कहीं से डोनेशन मिल गई, कहीं से रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स मिल गए, तो ये पैसा आपके क्रेडिट साइड में आएगा करंट अकाउंट के। ठीक है, तो करंट अकाउंट में विजिबल आइटम्स को ले लिया आपने, इनविजिबल को ले लिया आपने, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र ले लिया। अब आप लेंगे इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स। इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स मीन्स आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट आपने बाहर किया है, या किसी बाहर वाले कंट्री से इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में हुआ है, ठीक है, तो अगर आपने बाहर किया है तो आपको उस इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलता है, या तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, कहीं आपने पैसा रखा हुआ है उसका इंटरेस्ट मिल रहा होगा, या प्रॉफिट मिला होगा, अगर आपकी कोई कंपनी या फर्म कुछ भी बाहर है उससे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसमें आपने रेंट मिल रहा है। तो आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट ऐसा बाहर किया है जिससे आपको इनमें से कोई भी इनकम हो रही है, तो ये भी आपका प्लस हुआ। अगर पॉजिटिव हुआ, आपको मिल रहा है तो क्रेडिट साइड में। और मान लो हमारे कंट्री से पेमेंट्स हो रही हैं बाहर, मतलब हमारे यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है और हमें ये सारी पेमेंट्स हमारे कंट्री से जा रही हैं, जैसे इंटरेस्ट, प्रॉफिट या रेंट, तो ये नेगेटिव यानी डेबिट साइड में। तो करंट अकाउंट में हम ये 4 चीज़ें लेते हैं, विजिबल आइटम्स ट्रेड जो होता है, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलैटरल एंड इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है, चाहे वो इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करी है, इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं आता, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। उससे जो इनकम्स हुई हैं वो सब इसके अंदर आएंगी। तो ये सारे 4 कंपोनेंट्स हैं आपके करंट अकाउंट के। होपफुली आपको क्लियर हो गया ये। ओके, अब है करंट अकाउंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप ध्यान रखिए, हमने क्योंकि करंट अकाउंट पढ़ा है। ठीक है, बीओपी के कंपोनेंट्स में 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। हमने करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा है अभी कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस उसमें आती हैं। तो क्या लिखा है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल एक्चुअल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अफेक्ट इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में आ रही हैं हमारी, ठीक है, 4 तरह की ट्रांजैक्शंस हमने पढ़ी, इन सब का असर हमारी इनकम पे पड़ता है हमारे देश की, हमारे आउटपुट यानी कि जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका आउटपुट जो उस पर पड़ता है, और हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। तो इन करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस का, ठीक है, तो इसलिए इसको हम नेट इनकम जनरेटेड इन फॉरेन सेक्टर से हमें जो इनकम जनरेट हुई है वो भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा कुछ रिसीट्स हुई, कुछ पेमेंट हुई करंट ट्रांजैक्शंस में, तो अगर हमें ये प्रॉफिट हुआ तो हमारा सरप्लस है, यानी हमारे एक्सपोर्ट जो था इन सब चीज़ों का रहा, हमारे पास पैसा आया, तो ये करंट अकाउंट सरप्लस रहा हमारे लिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नेशन इज़ लेंडर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब हमारा देश दे सकता है, सरप्लस में है तो हम दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पैसा ज़्यादा चला गया और आया कम, तो हम डेफिसिट में है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा देश इज़ बोरोअर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारे पास पैसा कम रहेगा, पेमेंट ज़्यादा करेंगे, इनकम कम है, तो हमें एक तरह से लोन लेना पड़ेगा बाहर से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पूरा इक्वल लाने के लिए, तो हम बोरोअर होंगे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा, बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स पढ़े कि करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, जिसमें से हमने करंट अकाउंट कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे और ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।